नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरों का एक नया अंदाज, खबरों की रील, जो आपको देता है एक न्यू फील, ताकि आप दिन भर जो तमाम बड़ी खबरें देख रहे हैं उसको एक अलग अंदाज में देख सके। आइए देखते हैं खबरों की रील में पहली रील कौन सी है। जापान में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ है और पीएम मोदी जापान दौरे पर हैं। जापान के टोक्यो पहुंचे, जहां पर जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के निमंत्रण पर 15वें इंडो जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद उनका भारतीय तरीके से स्वागत हुआ। पहले एक महिला ने उन्हें नमस्कार कहकर अभिवादन किया और फिर मंत्र भी गाया। स्वागतम। इसके बाद ओम के मंत्रोच्चार से पीएम मोदी का स्वागत और अभिनंदन किया। इसके बाद जब पीएम मोदी आगे बढ़ने लगे तो पूरा माहौल मोदीमय हो गया। ये पता लगाना मुश्किल था कि पीएम विदेश में है या देश में है। उत्तराखंड के चमोली जिले में एक बार फिर से बादल फटने की घटना ने लोगों की जान जोखिम में डाल दी। जिले की तहसील देवाल के मोपाटा गांव में बादल फटने से भारी तबाही मची। इस घटना में कई घर और गौशालाएं मलबे में दब गई हैं, जिससे 2 लोग लापता हो गए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार बादल फटने से भारी बारिश और मलबा गांव में तबाही ला रहा है। प्रशासन को घटना की सूचना मिलते ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए गए हैं। प्रशासन ने घटना की सूचना मिलते ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। इस घटना में कई मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और लोगों को काफी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने इलाके में भारी बारिश की चेतावनी दी थी, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की घटना से लोगों को गहरा सदमा लगा है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस राहत सामग्री पहुंचाने और मलबे से लोगों को निकालने में जुटे हुए हैं। इस तरह की घटनाएं उत्तराखंड में आए दिन हो रही हैं, जिससे लोगों की जान और संपत्ति दोनों खतरे में हैं। उधर रुद्रप्रयाग यानी कि उत्तराखंड में छिरागाड़ में बादल फटने से भयावह मंजर देखने को मिला है। बाढ़ और बारिश का कहर लोगों के सामने आया। मलबे में कई गाड़ियां फंस गईं, कई लोग दब गए, मवेशी दब गए, यानी कि सब कुछ तहस-नहस हो गया। इलाके में भारी तबाही मची और लोगों की जान माल को खतरा बढ़ गया। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि सड़कें और घर पूरी तरह से मलबे से ढक गए, गाड़ियां भी मलबे में दब गईं। तस्वीरें ऐसी कि जिसको देखकर आपका दिल भी दहल जाएगा। सड़कें तो यहाँ बची ही नहीं, जहां देखो केवल पानी, जो अब कहर बन चुका है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अचानक आए इस प्राकृतिक आपदा से सब कुछ तबाह हो गया। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश की गई। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और ऊंची जगहों पर जाने की अपील की है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। लोगों की मदद के लिए सेना और एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। बारिश अभी भी जारी है, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। अगली रील है मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां पर बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा और कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के बीच जो विवाद हुआ था भिंड में, वो विवाद राजधानी भोपाल पहुंच गया और उन्हें भोपाल तलब कर लिया गया। और साथ ही साथ कलेक्टर के साथ जो विवाद हुआ था उसमें विधायक को नसीहत दी गई। जिसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने नरेंद्र सिंह कुशवाहा को भोपाल बुलाया और सख्त लहजे में समझाइश दी। हालांकि विधायक कुशवाहा ने इस तरह की किसी भी बात से इनकार किया। विस्तार न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री से शिष्टाचार भेंट हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि कलेक्टर से कोई झगड़ा नहीं है, जनता के मुद्दे पर बहस हुई थी। झगड़ा थोड़ा अधिकारियों से होता था, जनता को लेके हुआ था, कोई झगड़ा नहीं हुआ था। प्रदेश हमारे अध्यक्ष हैं, उनसे अमूमन बात होती रहती है। वो हमारे नेता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे संरक्षक हैं, अध्यक्ष हैं, संगठन महामंत्री, चर्चा होती रहती है। तो आपको लग रहा है कि आप बीच का रास्ता निकलेगा और ऐसी आगे स्थितियां नहीं बनेंगी, आपको लग रहा है? नहीं, कोई स्थिति क्यों बनेगी। बिहार में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां को लेकर जो अभद्र टिप्पणी की गई, उसको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कांग्रेस को आईना दिखाया। यहाँ वोटर चोरी यात्रा के दौरान दरभंगा में पीएम मोदी को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की और उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा ने जिस प्रकार से और जिस भाषा में ये यशस्वी प्रधानमंत्री की दिवंगत माताजी के लिए जो शब्द उपयोग किए हैं, खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री की माताजी को लेकर के ये जो अभद्र भाषा बोली गई 2 शहजादों द्वारा,
ये सारी सीमाओं का उल्लंघन है। ऐसे बातों को न तो बिहार बर्दाश्त करेगा न देश बर्दाश्त करेगा। तुरंत कांग्रेस और आरजेडी को माफ़ी मांगना चाहिए अपने मंच से। जिस प्रकार से वो तू तड़ाक की भाषा का उपयोग कर रही है, अच्छी बात। बुरहानपुर में दो आवारा सांडों के बीच सड़क पर जमकर उत्पात देखने को मिला है, जिससे लोगों के घरों और दोपहिया वाहनों को नुकसान हुआ है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ये घटना उपनगर लालबाग के राम मंदिर चिंचाला में हुई, जहां सांडों के हिंसक व्यवहार से लोग घबरा कर अपने घरों में दुबक गए। स्थानीय लोगों के अनुसार ये सांड रात के समय रोजाना इसी तरह का उत्पात मचाते हैं, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। सांडों ने सड़क पर बड़ी गाड़ियों को टक्कर मारकर नुकसान पहुंचाया और कुछ घरों की दीवारों को भी क्षतिग्रस्त किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सांडों का उग्र रूप देखा जा रहा है। लोगों ने बताया कि सांडों ने एक मोटरसाइकिल को पलट दिया और एक घर की बाड़ को तोड़ दिया, जिससे परिवारों को काफी परेशानी हुई। कई लोगों ने पुलिस और नगर निगम से मांग की है कि इन आवारा सांडों को पकड़कर कहीं और शिफ्ट किया जाए, ताकि इलाके में सुरक्षा सुनिश्चित हो। पुलिस और नगर निगम को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि स्थानीय निवासियों के अनुसार ये समस्या लंबे समय से जारी है। अगली रील है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से, जहां पर जिले के धर्मजयगढ़ वन मंडल के एडू गांव में हाथियों का आतंक बढ़ रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बीती रात एक दंतैल हाथी रायगढ़ में एडू के अनिका पोल्ट्री फार्म में घुसकर जमकर उत्पात मचाता है। सीसीटीवी फुटेज में कैद तस्वीरों के मुताबिक हाथी ने करीब 2 मिनट तक फार्म में तोड़फोड़ की, जिससे फार्म को काफी नुकसान हुआ। इस घटना ने इलाके में खौफ पैदा कर दिया है। वन विभाग ने तत्काल मुनादी कर ग्रामीणों को जंगल की तरफ न जाने और सावधानी बरतने की हिदायत दी है। रायगढ़ जिले में इन दिनों 150 से ज्यादा हाथियों का दल अलग अलग क्षेत्रों में विचरण कर रहा है, जो फसलों, घरों और जानमाल के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। वन विभाग ने बताया है कि हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, लेकिन लगातार बढ़ रही घटनाओं ने उनकी चुनौतियों को बढ़ा दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि रात के समय घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाकर रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत विभाग को दें। और आइए अब देखते हैं खबरों की रील में अगली रील कौन सी है। मिल गई लापता श्रद्धा तिवारी। जी हाँ, श्रद्धा तिवारी देख रहे हैं आप। श्रद्धा की मां है, श्रद्धा के पिता हैं। ये तस्वीर भावुक कर देने वाली है। एक माता पिता के तौर पर बहुत बड़ा संकट था, संकट तो टल गया, लेकिन जो हुआ वो किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि इंदौर के MIG इलाके से लापता हुई सेकेंड ईयर की स्टूडेंट श्रद्धा तिवारी आ तो गई है, लेकिन शादी करके आई है और 7 दिन से लापता श्रद्धा शुक्रवार अचानक अपने पति के साथ पुलिस तक पहुंची। लापता श्रद्धा तिवारी के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। श्रद्धा, जो 7 दिन से लापता थी, अपने पति करण के साथ इंदौर के MIG थाने पहुंची। पुलिस के मुताबिक श्रद्धा ने महेश्वर में करण नाम के युवक से रविवार को शादी की थी। श्रद्धा के पिता ने उसकी तलाश के लिए 51,000 रुपए का इनाम भी रखा था। पुलिस जांच में पता चला है कि श्रद्धा घर से निकलने से पहले सार्थक नाम के एक युवक से बात कर रही थी और उसके साथ भागने का प्लान था, लेकिन सार्थक स्टेशन पर नहीं पहुंचा। इसके बाद श्रद्धा की ट्रेन में करण से मुलाकात हुई और पहले ही मुलाकात में दोनों ने शादी का फैसला ले लिया। 23 अगस्त को लगभग 2:30 बजे के करीब श्रद्धा उर्फ आयुषी जो तिवारी है, MIG थाना क्षेत्र की रहने वाली है, वो अपने घर से बिना बताए कहकर चली गई थी। और आज सुबह जो आयुषी उर्फ श्रद्धा तिवारी अभी टीम के साथ मंदसौर से यहाँ आ चुकी है और उसके परिचय भी है। अगली रील है उज्जैन से, जहां पर विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के नजदीक बेगम बाग और आसपास के क्षेत्र में प्रशासन ने बुलडोजर वाली कार्रवाई की है। अतिक्रमण और मीट की दुकानों के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। उज्जैन में अनीसा बी की बिल्डिंग में मोहम्मद वसीम और मोहम्मद शादाब के द्वारा चलाई जा रही अवैध चिकन और मटन की दुकानों को ध्वस्त करने के लिए आधा दर्जन बुलडोजर और पोकलेन मशीनों का इस्तेमाल किया गया। ये कार्रवाई हाईकोर्ट से स्टे हटने के बाद शुरू हुई। इसमें 50 पुलिस अधिकारियों और 100 नगर निगम के कर्मचारियों की टीम ने हिस्सा लिया। महाकाल मंदिर के आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा और अतिक्रमण मुक्त करने के उद्देश्य से अभियान चलाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन अवैध दुकानों की वजह से क्षेत्र में गंदगी, बदबू और अव्यवस्था फैल रही थी, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही थी। प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए अवैध निर्माण को पूरी तरह हटा दिया, ताकि मंदिर मार्ग को व्यवस्थित और सुगम बनाया जा सके। इस कार्रवाई से मंदिर आने वाले भक्तों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। और आइए देखते हैं अगली रील कौन सी है। अगली रील आपको दिखाते हैं। एयर शो के दौरान फाइटर जेट क्रैश हो गया। ये रील है पोलैंड से, जहां पर एयर शो हो रहा था और एक F-16 फाइटर जेट दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसने कुछ ही सेकंड्स में आग का गोला बनकर सबको दहला दिया। ये घटना राडोम पोलैंड में हुई, जहां जेट एक रिहर्सल के दौरान क्रैश हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि जेट हवा में गोता लगाते हुए नीचे की ओर बढ़ता है और फिर धरती से टकराकर आग की लपटों में घिर जाता है।
इस हादसे में पायलट की मौत हो गई, जिसने पूरे देश को शोक में डाल दिया। राडोम एयर शो 2025 को इस दुर्घटना के बाद रद्द कर दिया गया। स्थानीय मीडिया के अनुसार जेट रनवे पर गिरा, उससे नुकसान पहुंचा। पोलैंड की वायुसेना ने इस घटना की पुष्टि की और कहा कि पायलट बचाव के लिए बाहर नहीं निकल पाया। यह हादसा रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद पोलैंड के द्वारा अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ाने के प्रयासों के बीच हुआ, जहां F-16 जेट्स एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोगों ने सोशल मीडिया पर इस घटना पर शोक व्यक्त किया है और पायलट को श्रद्धांजलि दी। राजस्थान के पाली जिले में एक दुखद घटना घटी है, जहां पर अब जोधपुर इंदौर रूट पर चल रही एक निजी बस के ड्राइवर सतीश राव को अचानक हार्ट अटैक आया, जिससे उनकी मौत हो गई। पूरा मंजर बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में साफ दिखता है कि ड्राइवर सतीश बस चला रहे थे, तभी उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ। उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत स्टीयरिंग अपने साथी ड्राइवर को सौंपी और पास की सीट पर बैठ गए। उनकी समझदारी से बस अनियंत्रित होने से बच गई, यात्रियों की जान सुरक्षित रही। घटना देसूरी इलाके में हुई। जैसे ही ड्राइवर की हालत बिगड़ी, बस में सवार यात्रियों ने शोर मचाया और मदद की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना में कोई यात्री घायल नहीं हुआ, जो ड्राइवर की त्वरित सूझबूझ का नतीजा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और ड्राइवर की मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है। ये घटना सड़क पर ड्राइवरों की सेहत और नियमित स्वास्थ्य जांच की अहमियत को उजागर करता है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के उल्हास नगर में रहने वाली 51 वर्षीय एक सोशल वर्कर एडवोकेट सरता खान चंदानी ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड का ये वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। उन्होंने अपनी आवासीय बिल्डिंग की 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसके बाद डोंबिवली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस दुखद घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सरता बिल्डिंग की रेलिंग पर बैठकर प्रार्थना करते हुए नजर आ रही हैं। सरता पेशे से वकील थी और सामाजिक कार्यों में उनकी सक्रिय भूमिका थी। उन्होंने उल्हास नगर में शोर प्रदूषण, खासतौर से डीजे और पटाखों के खिलाफ कानूनी लड़ाई भी लड़ी थी। पुलिस ने इस मामले में आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। दरअसल आत्महत्या से पहले सरता का एक किराएदार से विवाद हुआ था, जिसके बाद उनके खिलाफ स्थानीय पुलिस में शिकायत भी दर्ज की गई थी। हालांकि आत्महत्या का सटीक कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। इस तस्वीर को आप देख सकते हैं कि कैसे सरता रेलिंग पर बैठकर छलांग लगाती है और एक शोर आता है। उसके बाद सरता घायल हो जाती है और बाद में इलाज के दौरान मौत हो जाती है। शाहजहांपुर के चंकी चौराहा स्थित पंजाब नेशनल बैंक में एक सनसनीखेज धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है। सतगांव निवासी अखिलेश पाटीदार जब 2000 रुपए निकालने के लिए एटीएम पहुंचे, तो दो बदमाशों ने उन्हें बातों में उलझाकर उनका एटीएम कार्ड बदल दिया और उनके खाते से 45,000 रुपए निकाल लिए। बदमाशों ने स्वाइप मशीन का इस्तेमाल कर ये राशि निकाली, जिसके बाद अखिलेश के खाते में मात्र 3,000 रुपए बचे। पूरी घटना एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अखिलेश को शक तब हुआ जब दोनों बदमाश बिना पैसे निकाले स्विफ्ट कार में सवार होकर फरार हो गए। उन्होंने तुरंत बैंक पहुंचकर खाते की जांच की, जहां उन्हें ठगी का पता चला। अखिलेश ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। कोतवाली थाना प्रभारी संतोष वाघेला ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने फुटेज की जांच तेज कर दी है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा किया है। तो अगली बार जब भी आप एटीएम से पैसे निकालने जाएं तो संभल कर जाएं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक साली प्रेमी जीजा की ऐसी करतूत सामने आई है, जो आपको हंसने पर भी मजबूर करेगी और जिद आप देखेंगे तो शोले फिल्म की याद आ जाएगी। शोले के वीरू की तरह एक जीजा चढ़ गया टावर पर, साली से शादी की जिद करने लगा, वो भी शादीशुदा होते हुए, जिसके बाद परिजनों ने समझाया। कई घंटों तक ये ड्रामा चलता रहा और वहीं से साली को बसंती बताकर शादी करने की जिद करने लगा। युवक के टावर पर चढ़ने से वहां हड़कंप मच गया और पुलिस व बिजली विभाग के अफसर उसकी मान मनोबल में लग गए। हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच करीब 7 घंटे बाद जब परिजनों ने साली से शादी का आश्वासन दिया, उसके बाद युवक टावर से उतरा। बता दें, युवक अपनी तीसरी साली से शादी की जिद पर अड़ा था। कन्नौज के छिपरा माऊ कोतवाली क्षेत्र के कल्याणपुर गाँव का युवक राज सक्सेना अपनी सालियों के प्यार में पागल दिखा। पहली शादी के कुछ दिन बाद उसका दिल अपनी दूसरे नंबर की साली पर आ गया। जिद करने पर उसने अपनी साली से शादी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद पहली पत्नी उसे छोड़कर घर चले गई। शादी के 2 साल बाद आशिक मिजाज राज का दिल अपनी तीसरे नंबर की साली पर आ गया। आखिर जब परिवार वालों ने उसे साली से शादी का आश्वासन दिया, तब वह शाम करीब 4 बजे नीचे उतरा। साली से शादी की सोचकर युवक खुशी से फूला नहीं समा रहा। अगली रील है राजनांदगांव से, जहां पर राजनांदगांव और डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने मॉक ड्रिल किया। ये मॉक ड्रिल नवरात्रि को लेकर किया गया, ताकि कोई आपात स्थिति बनती है तो फिर लोगों को बचाया जा सके।
डोंगरगढ़ में स्थित मां बमलेश्वरी देवी मंदिर में हर नवरात्रि के दौरान देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जिससे 9 दिनों तक भव्य मेले का आयोजन होता है। इस दौरान श्रद्धालु विभिन्न साधनों जैसे सड़क और रेल मार्ग से राजनांदगांव और डोंगरगढ़ आते हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बीडीएस टीम, राजनांदगांव फायर ब्रिगेड और अन्य विभागों ने मिलकर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस मॉक ड्रिल में रेलवे स्टेशन पर अचानक आग लगने की स्थिति से निपटने की तैयारियां की गई। ड्रिल के दौरान दिखाया गया कि ऐसी स्थिति में तुरंत आपातकालीन नंबरों और संबंधित विभागों को सूचित किया जाता है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, आग पर काबू पाने की प्रक्रिया कैसी होती है, ये सब भी इस दौरान सीखा गया। मध्य प्रदेश में शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में मासूम बच्चों का भविष्य गर्त में जा रहा है। मुरैना मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर शासकीय प्राथमिक विद्यालय जिगनी का मामला सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ बच्चों का भविष्य अंधकार में डूबा हुआ है। यहाँ उर्दू शिक्षक मोहम्मद अनवर कुरैशी की 12 साल पहले नियुक्ति हुई, लेकिन उन्होंने एक दिन भी स्कूल में कक्षा नहीं ली। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अटैचमेंट के बहाने वो आराम फरमा रहे हैं, जबकि उनका वेतन नियमित तौर पर मिल रहा है। इस बीच गांव के बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं और मजबूरन मस्जिद के मदरसे में उर्दू पढ़ने को मजबूर हैं। जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर सक्सेना ने कहा कि शिक्षक को बहुत पहले रिलीव किया जा चुका है, लेकिन सवाल उठता है कि बिना शिक्षक के स्कूल में बच्चों का भविष्य कौन संवारेगा। इसमें एक मोहम्मद अनवर कुरैशी है, तो वो रिलीव हो चुका है पहले से ही। यदि उसका ये कहना है कि मैं यहाँ पर अटैच हूँ, ये बिल्कुल गलत है और मैं यहाँ से उसको नोटिस दिलवाता हूँ और वेतन बंद की कार्रवाई करता हूँ। बताइए, 12 साल से पैसा ले रहे हैं लेकिन पढ़ा नहीं रहे हैं। अगली रील क्या है, देखते हैं। धूमधाम से बप्पा का विसर्जन हुआ है। सलमान खान नजर आ रहे हैं, यानी कि बात सलमान खान की होगी। उनके परिवार ने, सलमान खान ने धूमधाम से बप्पा का विसर्जन किया। इस दौरान परिवार के साथ सोनाक्षी सिन्हा भी नजर आई। विसर्जन के समय ढोल की थाप पर सलमान खान नाचते हुए नजर आए, जिसने पूरे माहौल को और भी ज्यादा उत्साह से भर दिया। परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ बप्पा को विदाई दी। इस दौरान सोनाक्षी और जहीर भी जमकर नाचते हुए नजर आए। सलमान की बहन अर्पिता खान और उनके पति आयुष शर्मा ने भी इस मौके पर मौजूद रहकर परिवार के साथ बप्पा को विदाई दी। पूरा परिवार पारंपरिक परिधान में सजी धजी नजर आए और विसर्जन यात्रा में सभी ने एक साथ समय बिताया। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। लोग सलमान खान और उनके परिवार की उत्साह भरी भागीदारी की तारीफ कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी का ये पर्व हर साल खान परिवार के लिए खास होता है। इस बार भी उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ इसे मनाया। उधर अंबानी परिवार ने बप्पा का विसर्जन धूमधाम से किया। इस दौरान राधिका अनंत अंबानी का मस्ती भरा अंदाज भी देखने को मिला है। दोनों एक दूसरे पर फूल फेंकते और मजे करते हुए नजर आए। विसर्जन के समय का माहौल उत्साह और श्रद्धा से भरा हुआ था। राधिका और अनंत पारंपरिक परिधान में सजे धजे थे और उनकी खुशी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। परिवार के अन्य सदस्य भी इस मौके पर मौजूद थे और सभी ने मिलकर बप्पा को विदाई दी। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, जहां लोग अंबानी परिवार की उत्साह भरी भागीदारी की तारीफ कर रहे हैं। गणेश उत्सव का ये पर्व हर साल अंबानी परिवार के लिए खास होता है और इस बार भी उन्होंने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ इसे मनाया। गणेश चतुर्थी के त्योहार पर एक अनोखा और दिलचस्प तरीका सामने आया है, जिसमें मूसक को प्रसाद खिलाने पर गणपति बप्पा से लड्डू मिलता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है और लोगों के बीच काफी लोकप्रियता हासिल कर रहा है। वीडियो में दिखाया गया है कि एक पंडाल में एक मूर्ति रखी गई है जो गणेश जी के वाहन मूषक की तरह दिखती है। इस मूर्ति के मुंह में चिरौंजी डालने पर गणपति बप्पा की मूर्ति से लड्डू निकलते हैं जो लोगों के हाथ में आते हैं। ये तरीका न केवल अनोखा है बल्कि त्योहार की खुशी को दोगुना कर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति मूषक की मूर्ति के मुंह में चिरौंजी डालता है और फिर गणपति बप्पा की मूर्ति से लड्डू निकलकर लोगों के हाथ में आते हैं। ये तरीका लोगों को काफी पसंद आया है और इसे रचनात्मक माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है और लोग इसे देखकर खुश हो रहे हैं। लोग इस वीडियो को देखकर मुस्कुरा रहे हैं और इसे पसंद कर रहे हैं। ये वीडियो न केवल मनोरंजन प्रदान कर रहा है बल्कि त्योहार की भावना को भी मजबूत कर रहा है। उधर देश भर में हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जन्म जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाई जा रही है और इस अवसर पर विश्वास तरंग का भी अलग अंदाज देखने को मिला।
राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एमपी के खेल मंत्री विश्वास सारंग भी खिलाड़ियों के साथ खेलों में हिस्सा लेते हुए नजर आए। राष्ट्रीय खेल दिवस पर मंत्री विश्वास सारंग ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दी। मंत्री सारंग ने फिट इंडिया की शपथ दिलाई। टीटी नगर स्टेडियम में 1 घंटा खेल के मैदान में इसके तहत खेल और फिटनेस की गतिविधियां देखने को मिली। मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर आज संपूर्ण देश में खेल दिवस मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में भी हम खेल उत्सव और खेलों की गतिविधियों को बढ़ चढ़कर मध्य प्रदेश में आयोजित कर रहे हैं। खेल दिवस था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हॉकी खेली। योगी ने तो हॉकी खेली, लेकिन योगी के मंत्री गोल करने के चक्कर में गिर गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हॉकी खिलाड़ी बन गए। ये कोई मजाक नहीं बल्कि परम सत्य है कि शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हॉकी के कुशल खिलाड़ी की तरह हॉकी का खेल खेलते हुए नजर आए। स्वयं क्या बात। उधर एक और वीडियो इसी कार्यक्रम का सामने आया है, जहां यूपी सरकार के मंत्री गोल करने से चूक गए और गिर गए। वीडियो में रविंद्र जायसवाल बनारस के जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य के साथ हॉकी खेलते दिख रहे हैं। दोनों के बीच कुछ दूर तक गेंद को कब्जे में लेने की होड़ चली, फिर पूनम मौर्य से आगे निकलते हुए रविंद्र जायसवाल आगे बढ़ गए। हालांकि डी के अंदर पहुंचते ही फिसल कर वो गिर पड़े। नतीजा ये हुआ कि गोल पोस्ट खाली होने के बावजूद वह गोल करने से चूक गए। बढ़ेंगे आगे। 4 जून को आरसीबी की विक्ट्री परेड में भगदड़ हुई थी, कई लोगों की जान चली गई थी। अब आरसीबी ने 3 महीने बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और फैंस के नाम एक भावुक संदेश लिखा है। आरसीबी ने 3 महीने तक चुप्पी साध ली थी। टीम ने सोशल मीडिया पर इस बीच कुछ भी पोस्ट नहीं किया, लेकिन अब टीम ने चुप्पी तोड़ी है और सोशल मीडिया पर फैंस को संदेश दिया है। आईपीएल 2025 में आरसीबी ने अपना 17 साल का सूखा खत्म करते हुए पहला खिताब जीता था, जिसके बाद बेंगलुरु में टीम ने फैंस के बीच जश्न मनाया और इसमें भगदड़ मचने से ये जश्न किरकिरा हो गया। इस भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई। इसके बाद आरसीबी ने 3 महीने तक चुप्पी साधी थी। टीम ने सोशल मीडिया पर इस बीच कुछ भी पोस्ट नहीं किया, लेकिन अब टीम ने चुप्पी तोड़ी और सोशल मीडिया पर फैंस को संदेश दिया। आरसीबी ने एक्स पर पोस्ट किया, यहां आखिरी बार पोस्ट किए हुए लगभग 3 महीने हो गए हैं। ये खामोशी अनुपस्थिति नहीं थी, ये शोक था। यह जगह कभी ऊर्जा, यादों और उन पलों से भरी हुई थी जिनका अपने आप में सबसे ज्यादा आनंद लिया था। अगली रील है राजनांदगांव से, जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा की सफाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गुस्सा फूट पड़ा, जिसको लेकर कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। युवा कांग्रेस ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर खुद प्रतिमा की सफाई की और प्रशासन पर आरोप लगाया कि केवल जयंती और पुण्यतिथि के मौके पर ही बापू को याद करते हैं। कार्यकर्ताओं ने पानी से धोकर, ब्रश से गंदगी हटाकर, फूलों की माला पहनाकर बापू को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो फोटो शेयर किए, जिसके बाद कांग्रेसियों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी बढ़ गई। युवा कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रशासन केवल गांधी जी की जयंती और पुण्यतिथि पर ही उन्हें याद करता है, बाकी समय प्रतिमा धूल मिट्टी से सनी रहती है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जिला प्रशासन प्रतिमा की नियमित देखभाल नहीं करता। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्षों ने बताया कि पिछले कई महीनों से प्रतिमा की हालत खराब थी, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की गई थी, अपशब्द कहे गए थे, इस पर शाह ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के मंच से ये सब हुआ है, माफी मांगनी चाहिए। पीएम मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल लोकतंत्र पर कलंक है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की राजनीति निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है। विपक्ष ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक गरीब मां का बेटा 11 साल से प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। जो अपशब्द कहे गए उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं। मुद्दा विहीन विरोध की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, घृणा की राजनीति श्री राहुल गांधी ने शुरू की है। वो हमारे सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई नहीं देगी, गर्त में ले जाएगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बच्चों की संख्या को लेकर एक बयान दिया था, जो खूब वायरल हो गया। अब इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सलाह दी है कि हर परिवार में 3 बच्चे होने चाहिए। इससे जनसंख्या संतुलन बना रहेगा और देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में होगा। तो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने ये देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए। ये देश की दृष्टि से कह रहा हूँ। इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये सलाह सिर्फ दिखावा है, असली मुद्दा रोजगार और शिक्षा का है, जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि हर फैमिली मेंबर 3 बच्चों को पैदा करे। अब 3 बच्चे को पैदा करने के बाद आप देख लीजिए कि हमारा जो TFR रेट है वो गिर रहा है। अगली रील इंदौर से है, जहां पर लव जिहाद फंडिंग मामले में फरार चल रहे कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी उर्फ अनवर डकैत ने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इस दौरान वकीलों ने धो दिया। जैसी ही जानकारी पुलिस को मिली, कोर्ट के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। कादरी पर आरोप है कि उसने हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाने और धर्मांतरण के लिए 2 युवकों सहित साहिल शेख और अल्ताफ खान को लाखों रुपए की फंडिंग दी। इस मामले में पुलिस ने जून 2025 में दोनों युवकों को गिरफ्तार किया था, जिनके बयान के आधार पर कादरी के खिलाफ केस दर्ज हुआ। इसके बाद से कादरी फरार चल रहा था और पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 40,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर उसकी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। पुलिस ने कादरी की तलाश में दिल्ली, कश्मीर, सिक्किम और चेन्नई तक छापेमार कार्रवाई की थी। कादरी की बेटी आयशा को भी पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था, जिसे बाद में सशर्त जमानत मिल गई थी। कादरी के खिलाफ 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं और उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत भी कार्रवाई की गई। रुद्रप्रयाग में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। इससे प्राकृतिक आपदा में कई घर और सड़कें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। प्रशासन, पुलिस, SDRF की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। रुद्रप्रयाग में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन कई जगहों पर मार्ग क्षतिग्रस्त होने की वजह से टीमें पैदल ही पहुंच रही हैं और लोगों के हाथ थामकर उन्हें जोखिम भरे रास्तों से निकाला जा रहा है। मौसम खराब होने की वजह से काम में मुश्किलें भी आ रही हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन किसी तरह जारी है। वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि सड़कें ढहने के बाद ऊबड़ खाबड़ वाले रास्तों से रेस्क्यू किया जा रहा है। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को मदद पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। राहत शिविरों में जरूरी सामान और चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। लोगों से भी अपील की गई है कि वो सुरक्षित रहें और अफवाहों से बचें। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में और बारिश की चेतावनी दी है। अगली रील है कांकेर से, जहां पर तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। यहां पर एक युवक जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहा था, क्योंकि यहां कोई पुल नहीं है। कोयलीबेड़ा क्षेत्र के खुरतराई गांव से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीण एक बुजुर्ग व्यक्ति को ट्यूब के सहारे जान जोखिम में डालकर नदी पार कराते दिख रहे हैं। ये घटना उस समय हुई जब ग्रामीण नवाखाई त्योहार मनाने के लिए सवल बिरस गांव जा रहे थे। बुजुर्ग व्यक्ति की उम्र और कमजोरी को देखते हुए ग्रामीणों ने ट्यूब का इस्तेमाल किया। चूंकि क्षेत्र में नदी पर कोई पुल नहीं था, वीडियो में साफ दिख रहा है कि ग्रामीण सावधानी से ट्यूब को पकड़कर बुजुर्ग को नदी के उस पार ले जा रहे हैं। लेकिन इस दौरान कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, जिससे लोगों की जान पर भी बना सकती थी। पुल न होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि पुल के अभाव में उन्हें सालों से इसी तरह खतरनाक यात्रा करनी पड़ती है, खासतौर से बारिश के मौसम में जब नदी का जलस्तर बढ़ जाता है। अगली रील भी कांकेर से ही है, जहां पर कोई पुल नहीं है। बारिश के दिनों में नदी उफान पर आ जाती है, लोगों की परेशानी बढ़ जाती है और शव को वहां तक लाने के लिए भी दिक्कतें हो जाती हैं। हृदय विदारक घटना सामने आई, जिसमें पनी डोबिर गांव के निवासी रैजू राम नवको की भानु प्रतापपुर अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। नदी के तेज बहाव के चलते शव वाहन गांव तक नहीं पहुंच सका, जिसके चलते ग्रामीणों को मजबूरन मृतक के शव को ट्रैक्टर पर लादकर ले जाना पड़ा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीण ट्रैक्टर पर शव को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांकेर जिले के अंदरूनी इलाकों में मानसून के दौरान नदी नाले उफान पर रहते हैं, जिससे सड़क संपर्क टूट जाता है और ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र में बारिश के मौसम में आवागमन की समस्या आम बात हो जाती है, क्योंकि कई गाँव तक पहुँचने के लिए पुलों और सड़कों की कमी है। इस घटना ने एक बार फिर से बुनियादी ढांचे की कमी को उजागर किया है, जिसके चलते आपातकालीन सेवाएं जैसे शव वाहन या एम्बुलेंस ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाती। अगली रील है भोपाल से, जहां पर भोपाल टेंट कारोबारी के सुसाइड केस में 18 दिन बाद एक नया वीडियो सामने आया है। 10 अगस्त 2025 को हिमांशु ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के 18 दिन बाद उनका एक वीडियो भी सामने आया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में हिमांशु ने अपनी आत्महत्या की वजह स्पष्ट की है। बहुत टेंशन में हूँ। इस टेंशन की वजह मेरी एक तो वाइफ है और वाइफ के घर वाले हैं।
मुझे कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी नहीं तो मेरी वाइफ और मेरे वाइफ के घर वाले होंगे। पुलिस जांच के अनुसार हिमांशु की पत्नी ने उनके खिलाफ पहले घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद और ज्यादा गहरा गया था। इस विवाद ने हिमांशु को मानसिक रूप से तोड़ दिया था और उसने आत्महत्या कर ली। अब वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इंदौर से लापता श्रद्धा तिवारी मामले में बड़ा क्लू मिला। श्रद्धा तिवारी वापस लौट आई शादी के बाद, लेकिन श्रद्धा शादी के बाद जब आई तो उसके बाद उसका शादी का वीडियो भी सामने आया, जिसमें श्रद्धा कह रही है कि वो अपनी मर्जी से शादी कर रही है। एक वीडियो सामने आया जिसमें श्रद्धा तिवारी ने कहा कि उसने अपनी मर्जी से करण योगी के साथ शादी की। मैं अपनी मर्जी से आई और अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ, मुझसे कोई बात नहीं करेगा और मैं इसलिए अपने घर संभाली। तो अगर किसी ने मुझे परेशान किया तो मैं सुसाइड करूंगी। ये वीडियो शादी के बाद का बताया जा रहा है, जिसमें श्रद्धा स्पष्ट रूप से कह रही है कि उसने करण के साथ अपनी इच्छा से विवाह किया। इसके साथ ही करण ने भी एक वीडियो में शादी करने की बात कबूली। पुलिस पूछताछ में श्रद्धा ने खुलासा किया कि वो मानसिक रूप से परेशान थी और ट्रेन से कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन करण ने उसे बचा लिया। श्रद्धा ने बताया कि इसके बाद दोनों ने मंदसौर के महेश्वर में एक मंदिर में शादी कर ली। हमने अपनी मर्जी से मंदिर में शादी कर ली है। अब हमको मेरे मामा और मेरे पापा ने बुलाया है। इंदौर के श्रद्धा तिवारी मामले में नया अपडेट सामने आया, जिसमें श्रद्धा के पिता अनिल तिवारी ने अपना बयान दिया है और क्या कहा है वो आप सुन लीजिए। अनिल तिवारी ने बताया कि श्रद्धा ने उनसे संपर्क किया था और सूचना दी कि उसने करण योगी के साथ शादी की। हम करण की मम्मी और भाई और हम सब मिलकर डिसीजन में पहुंचे थे कि दोनों बच्चे अभी हो जाएं, 10 दिन बाद इनकी दोनों की हम शादी कराएंगे और अच्छे से कराएंगे कि आने जाने का रास्ता भी हो जाए। उसमें करण की मम्मी और भाई भी तैयार थे और मैं भी तैयार था, पर दोनों बच्चों में नहीं तैयार हो पा रहे हैं, इसलिए अब ना तो उनके माँ भाई कुछ कर पा रहे हैं ना मैं कर पा रहा हूँ। हालांकि अनिल ने स्पष्ट किया कि वो इस शादी को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने कहा कि जब श्रद्धा ने उनसे संपर्क किया तब उसके पास पैसे नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने उसे पैसे भेजे, जावरा तक आने को कहा। उस समय भी श्रद्धा और करण साथ में ही थे। अनिल तिवारी ने आगे बताया कि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी कम से कम 10 दिन उनके साथ रहे। उन्होंने कहा कि अगर उसके बाद भी श्रद्धा शादी के फैसले पर अडिग रहती है तो चूंकि वो बालिग है उसके निर्णय को माना जाएगा। बागेश्वर से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर बीजेपी विधायक सुरेश गरिया उफनती नदी को एसडीआरएफ की मदद से पार कर रहे थे। उनका गनर नदी के तेज बहाव में बह गया। तस्वीरें उत्तराखंड के बागेश्वर से। ये नजारा है उत्तराखंड के बागेश्वर का, जहां भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। बीजेपी विधायक सुरेश गरिया को क्षेत्र में निरीक्षण के लिए नदी पार करने की जरूरत थी। एसडीआरएफ की टीम ने रस्सी के सहारे उन्हें नदी पार कराने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उनका गनर जो विधायक को सहारा दे रहा था अचानक तेज बहाव में फिसल गया। स्थानीय लोग चिल्लाते रहे, पकड़ो पकड़ो, लेकिन गनर को बहाव ले गया। एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कुछ 100 मीटर दूर गनर को नदी से सुरक्षित निकाल लिया गया। फिलहाल गनर की हालत स्थिर बताई जा रही है। बिलासपुर हाईकोर्ट में छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में हाल ही में जो 3 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली वो संख्या 14 हो गई है, जो कि नियम के विरुद्ध है। और इस मामले में मंगलवार को सुनवाई होगी, जिसमें मंत्रियों की संख्या 11 से बढ़कर 14 होने को असंवैधानिक बताया गया है। याचिका के अनुसार हाल ही में 3 नए मंत्रियों को शामिल करने से मंत्रिमंडल का आकार संविधान में निर्धारित सीमा से अधिक हो गया है, जो नियमों का उल्लंघन है। कोर्ट ने इस मामले में मुख्यमंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग और सभी 14 मंत्रियों को पक्षकार बनाया है। राज्य सरकार से शपथ पत्र के साथ जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच में हुई, जहां इस मुद्दे पर गहन चर्चा की गई। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए आगामी मंगलवार की तारीख तय की है, जिसमें इस याचिका पर आगे की कार्रवाई होगी, जिससे इस मुद्दे पर और भी गहन चर्चा होने की उम्मीद है। जिसमें मंत्रियों की संख्या 11 से बढ़कर 14 होने को असंवैधानिक बताया गया है। याचिका के अनुसार हाल ही में 3 नए मंत्रियों को शामिल करने से मंत्रिमंडल का आकार संविधान में निर्धारित सीमा से अधिक हो गया है।